तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? Yesterday we were doing fundamental rights. And fundamental rights, how much have we covered? Till article number 21A. Okay. So before we proceed, we'll just play a game, है ना? हम और आप मिलकर खेलेंगे कौन बनेगा ऑफिसर. ठीक है. Tell me, article 17 is related to? गलत. अनटचेबिलिटी. ठीक है. मेघना गेम से बाहर. आर्टिकल 9. अक्षय कुमार. आर्टिकल 9. सिटीजनशिप निकल जाती है जिससे, है ना? सिटीजनशिप गॉन बाय टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. अक्षय कुमार का केस. यस, वॉलंटरीली टेकिंग अदर कंट्री सिटीजनशिप. ठीक है. ओके. आर्टिकल 3. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय formation of new state by alteration of boundary. Yes. Freedom of speech. किसमें आएगा? ओके. राइट टू एजुकेशन. A. Great. Titles. Okay. Definition of state में according to article 12, which of the government body is not included? Judiciary. What do you mean by judiciary? What do you mean by judiciary? Courts. Good. So shows that you are prepared. सिर्फ ऐसे ही नहीं, सारे टाइप के कोर्ट्स आएंगे. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगा उसमें ही, सेशन कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आएगा. सारे टाइप के कोर्ट्स आएंगे. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट पुलिस भी आएगा. पुलिस और बाकी जो कानून व्यवस्था है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जुडिशरी. ठीक है. पुलिस. राइट. So it shows that you are prepared with the articles that we have studied yesterday. Today we'll be starting with article 22. ठीक है. आर्टिकल 22 इज, देखो कल हमने आर्टिकल 20 पढ़ा था एक, इफ यू रिमेम्बर.
वी हैड स्टडीड आर्टिकल 20। ठीक है, ये किसके बारे में था? आर्टिकल 20 वाज रिगार्डिंग कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट। रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, राइट। सो रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन मतलब आपके ऊपर संदेह है और आपको पकड़ने के लिए आए हैं। इट इज नॉट दैट कि आपको पकड़ लिया ही है, इट इज नॉट दैट कि आपको गिरफ्तारी करने वाले हैं वो। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि आप एक कन्विक्ट हो जिसके ऊपर सस्पिशियस है पुलिस। ठीक है, पुलिस इज हैविंग सम काइंड ऑफ सस्पिशन ऑन यू एंड दे आर वांटिंग टू कैच यू। ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल 22 इन विच यू आर ऑलरेडी अ, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल। आप हो, क्रिमिनल हो आप, आपको अरेस्ट करने वाले हैं। बट अरेस्ट करने के लिए भी देर आर सर्टन क्लॉजेस जो कि आपके पास कुछ फ्रीडम्स है। सर्टन क्लॉजेस अकॉर्डिंग टू विच यू कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन सर्टन ग्राउंड्स। ठीक है, आपका क्राइम प्रूव हो चुका है, पुलिस इज नाउ कन्विंस्ड कि आपने कुछ किया, अब आपके घर पे आई है वो अरेस्ट करने के लिए। इन दैट केस ऑल्सो यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, राइट्स। पहला, ठीक है, अरेस्ट वारंट होना चाहिए। मेंशनिंग द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। ऐसे ही नहीं आपके घर में घुसकर आपको सीधा पकड़ के चल जेल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। यू ऑल्सो यू हैव द राइट टू आस्क फॉर द अरेस्ट वारंट एंड ऑल्सो हैव द राइट टू आस्क फॉर द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर बीइंग अरेस्टेड। सिर्फ अरेस्ट वारंट भी काफी नहीं है, उसमें ग्राउंड्स क्लियरली लिखा होना चाहिए कि यही अपराध के वजह से जो है मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, मूवीज में देखा है जैसे ही कोई अगर किसी को पकड़ने आता है और वो बड़ा आदमी होता है, उसको ऐसे पकड़ते हैं, उसको खींच कर लेके जाते हो, "ए, छोड़ना, चल रहा हूँ ना", और फिर जाते जाते वो एक धमकी देता है जनरली, क्योंकि हर मूवी में कॉमन होता है क्या, कोई बड़ा आदमी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, अरेस्ट वारंट दिखाया, उसको खींच के लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो बोलता है छोड़ो, मैं चल तो रहा हूँ। ठीक है, और फिर वो जाते जाते पुलिस को धमकी देता है, क्या बोलता है, लॉयर को बुलाऊंगा, आई विल टॉक टू माई लॉयर, राइट, है ना, टॉक टू माई लॉयर, यस। ठीक है, सो लॉयर की धमकी देता है, इसके बाद मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तो सेकंड जो राइट है वो है द लिबर्टी टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, द लिबर्टी टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, आपको आपके वकील से बात करने की छूट है। थर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के सामने पेश करना वो होता है। ठीक है, कंपलसरी होता है। 24 घंटे से ज्यादा अगर आप जेल में हो और आपको कोर्ट में नहीं पेश किया गया तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए जनरली ये लोग फ्राइडे को किसी को या सैटरडे को किसी को अरेस्ट नहीं करते। ठीक है, वैसे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है, तो फ्राइडे को कोई अरेस्ट नहीं करते। ठीक है, और नजर रखते हैं, 2 दिन नजर रखो, मंडे को धरेंगे उसको। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर पेशी नहीं हुई तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही फालतू में, और फिर वो अलर्ट हो जाएगा। उससे अच्छा उसके ऊपर नजर रखो, मंडे को पकड़ेंगे उसको। ठीक है ना। तो 24 आवर्स के अंदर जेल में पेशी होनी चाहिए। अब 24 आवर्स के अंदर कोई सबूत रहता है क्या पुलिस के पास? जनरली नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो पहले दिन कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि वी रिक्वायर सम मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। ठीक है, तो इस दिन क्या मिलता है, पुलिस कस्टडी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जेल मतलब जेल से निकाल कर उसको लेकर गए 24 घंटे के अंदर, कोर्ट में बताया पुलिस ने कि हमें और थोड़ा समय चाहिए। वो क्या करता है, जज क्या करता है, ओके, आई ग्रांट यू 10 days ऑफ पुलिस कस्टडी।
तो 10 दिन इसको जेल में रख देंगे अब, ठीक है ना। या तो अगर मामला अब ज्यादा सीरियस नहीं होता है, इसी 24 आवर्स के अंदर ये जो लॉयर है जिसको उसने कंसल्ट किया होगा वो उसका बेल करवा लेता है, तो वो इधर ही होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। ये पहले दिन तो उसको जेल जाना ही है, 24 घंटे के लिए तो उसको अंदर रहना ही रहेगा, ठीक है ना। 24 घंटे के अंदर जब उसको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर या तो वहां से नॉन बेलेबल ऑफेंस रहा कि जिसमें कुछ नहीं कर सकता लॉयर, ठीक है, नॉन नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं उसको, उस केस में पुलिस कस्टडी तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो फिर क्या है कि उसकी बेल हो जाएगी, कुछ वो पैसा देना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, कि ये नहीं भागेगा। और उसको बोल दिया जाता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है, कि शहर छोड़कर मत जाना, देश छोड़कर मत जाना, पासपोर्ट जमा कर देना, हर सुबह आकर इधर उंगली लगा कर जाना। ऑल दिस आर द थिंग्स दैट हैपेंस, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा किस में आता है, आर्टिकल 22 में आता है। एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। नाउ आपको किताबों में इतने ही मिलेंगे। अगर एक बार भी जेल गए तो गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं, राइट। जाने का प्लान है क्या कुछ? जो लोग कल इसके साथ मैजिक माउंटेन जाओगे, थोड़ा संभल कर रहना, कुछ प्लान है इसके दिमाग में, ठीक है। तो डी पॉइंट, डी पॉइंट इज ओनली फॉर वुमेन, ठीक है। फॉर वुमेन देर आर 2 more rights, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिंक मूवी देखी है, इसकी बात पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी करते हैं। एक, कि अगर कोई भी वुमेन को अरेस्ट करना है तो साथ में एक लेडी कांस्टेबल की जरूरत है। लेडी कांस्टेबल हो या तो पुलिस ऑफिसर खुद लेडी हो, ठीक है ना। मिनिमम एक लेडी कांस्टेबल, मतलब कोई ना कोई लेडी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज शाम को 6 बजे के बाद से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो वुमेन चाहे तो वो अपनी अरेस्ट जो है वो अगले सुबह 6 बजे तक के लिए टलवा सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस जान चुका है तो कभी नहीं जाता उसको पकड़ने। 6 बजे के बाद जनरली वुमेन को अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता है कि उस टाइम पे अगर उसने बोला कि मेरे पास आर्टिकल 22 है, ठीक है, आर्टिकल 22D है, सो आई विल नॉट गो विथ यू, तो फिर क्या है कि उस मौके में वो फरार हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ विच कोई नहीं करता इस दौरान में किसी को अरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर वुमेन, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 22 कवर गया। एनी डाउट सो फर? So protection against arrest and detention in certain cases. So protection against arrest and detention in certain cases. First, the grounds of arrest is to be informed. ठीक है, consult a legal practitioner. Produced before magistrate or court within 24 hours. And women officer or constable must accompany a female accused. And women cannot be arrested between 6 a.m. 6 p.m. to 6 a.m. ठीक है, so these are the various points, ठीक है, according to Article 22. I hope clear. क्लियर है? अब हम लोग ये सब किस में पढ़ रहे थे? व्हाट वी स्टडिंग दिस ऑल? वी स्टडिंग अंडर फ्रीडम। ये सब फ्रीडम में थे, राइट। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ठीक है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है ये नोट? नोट ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए देश में, आर्टिकल 20 एंड 21 आपसे कभी नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल 20 एंड 21 कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आपके घर में बॉम्ब फूट रहा है, कोई भी नहीं ले सकता आपका 20 और 21 आपसे, ठीक है ना। दिस कैनॉट बी टेकन अवे इवन इफ नेशनल इमरजेंसी इज गोइंग ऑन, ठीक है। आर्टिकल 19 कैन बी टेकन अवे ओनली व्हेन देयर इज अ एक्सटर्नल थ्रेट। कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, सिर्फ उसी टाइम पे आर्टिकल 19 छीना जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 वरना किसी इंटरनल चीज के लिए नहीं छीना जा सकता। इंडिया के इंटरनल मामले, जैसे कोई दंगा हो रहा है, ठीक है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उसके वजह से जो है दंगा हो रहा है, बस जल रही है, ये है वो है, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स है। इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए 19 नहीं छीना जा सकता। 19 कैन ओनली बी टेकन फॉर सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल काइंड ऑफ सिचुएशन।
20 एंड 21 कैन नेवर बी टेकन अवे, चाहे कुछ भी हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, 20 और 21 कोई नहीं ले सकता। ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, तो बाकी का क्या? इसका मतलब 19, 20, 21 के सिवाय बाकी ले जा सकते हैं? यस। किसके पास है ये अधिकार आपसे फंडामेंटल राइट्स छीनने का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो इंडिया में अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, इसका ये मतलब है कि हमसे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिए जा चुके हैं। वी डू नॉट हैव आवर फंडामेंटल राइट्स व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी इन प्रोसेस। ठीक है, हु मेक्स दिस नेशनल इमरजेंसी? दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने का। लेकिन 2021 फिर भी नहीं जाएगा, और 19 सिर्फ किसी एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल थ्रेट के टाइम पे ही जाएगा, इंटरनल इश्यूज के लिए नहीं छीने जा सकते। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? ओके, आई हैव मिस्ड अ पेज ओवर हियर। ठीक है, एक पेज डालना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आते हैं, एक है हमारा आर्टिकल नंबर 23, एक है हमारा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वही लिख रहा हूं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हो ना, हिंदी में बोलते हैं इंसानों की तस्करी करना। ठीक है, ह्यूमन तस्करी। यस, नो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज डन फॉर वेरियस अदर रीजंस आल्सो। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन एंड क्या बोलते हैं, भीख मंगवाना, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, कई बार एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी भेज दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड फोर्स्ड लेबर, जिसमें स्लेवरी आता है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इंसानों की तस्करी करना, एक इंसान को जो है अगवा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। ठीक है, और उसको पुशिंग द पर्सन इनटू प्रोस्टिट्यूशन और समथिंग लाइक दैट, दे आर ऑल प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। अगर ऐसा हुआ तो आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन है, और जो भी इंसान ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये आर्टिकल 23 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर दोनों नहीं करवाया जा सकता। इसलिए हम अपने घर में किसी, मतलब क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक हेल्प को भी फोर्स नहीं कर सकते रहने के लिए। ठीक है ना, इसलिए उनकी मर्जी होती है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करो तो बॉस से छुट्टी मांगना पड़ता है, यू हैव टू गो टू द बॉस एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ द रीजन। ठीक है, कि भाई क्या बोलकर छुट्टी मांगू, है ना। सो जनरली बहुत कॉमन रीजंस होते हैं, सर ग्रैंडफादर गुजर गए। ठीक है, अब अगली बार जाकर, अरे अब कैसे बोलोगे ग्रैंडफादर गुजर गए, देन यू हैव टू डू ग्रैंड मदर की दूसरी शादी। ठीक है, देन अगेन यू कैन किल योर ग्रैंडफादर वन मोर। ठीक है, सो हाँ, तो जनरली यही करते हैं। सो बट आपने देखा है घर में जो बाई आती है वो ऐसा कुछ नहीं करती है। घर की बाई आती है, मेन साहब मैं कल नहीं आ रही, पूछ नहीं रही है, बता रही है मेन साहब कल मैं नहीं आ रही, जो खड़ना है वो खड़ो। राइट, सो इन द ऑफिस यू हैव टू थिंक ऑफ अ रीजन, बट एट होम दे विल नेवर गिव यू एनी ऑप्शन लाइक दैट। ठीक है, एंड कैन यू डू एनीथिंग? नो, दे हैव आर्टिकल 23। ठीक है, रोकोगे उसको? जेल जाना है क्या? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 इज चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। ठीक है, सो आर्टिकल 24 इज चाइल्ड लेबर। अब देखो क्या है कि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इट ओनली प्रिवेंटेड
और इट वाज रिटन इन दिस वे, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। ठीक है ना। तो हमारे इंडियंस बड़े वो है, शातिर लोग हैं। ठीक है, ठीक है, फैक्ट्री बोला है ना, चाय की टपरी पे तो काम करवा ही सकते हैं, होटल में तो काम करवा ही सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे तो काम करवा ही सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी पागल हो गए यार, क्या है ये। So they had to then they also did some chalaki. Now the statement which is written in the constitution is prohibition of child labor in factories, comma etc. ठीक है, और कोई नाम वाम नहीं लिया, फिर कुछ मिस हो जाएगा। तो फैक्ट्रीज कॉमा एसेट्रा, एसेट्रा मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको ये दिखेगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे तो पहले तो सिर्फ फैक्ट्रीज में था। ठीक है, अभी चाइल्ड लेबर कहीं पे भी अलाउड नहीं है, होटल में या जो भी जगह पे। वेर एवर यू गो, यू विल ऑलवेज सी ए पोस्टर इन एनी काइंड ऑफ ऑफिस, जिसमें मेंशन रहता है कि बाल कामगार काम करत नाही। ठीक है, मराठी में ऐसा लिखा रहता है, बाल कामगार काम करत नाही, वी डू नॉट एम्प्लॉय चाइल्ड लेबरर्स। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस मेंशन्ड। ठीक है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी ऑफिस द्वारा, ये हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, नेक्स्ट इज रिलीजियस राइट्स। दिस हैज आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग आर्टिकल 25 जो है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसका 26, 27, 28 ये तीनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन तो बता दूंगा बट इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 क्या है? फ्रीडम टू, फ्रीडम टू व्हाट, बहुत सारी चीज है। प्रैक्टिस रिलीजियन ऑफ योर चॉइस। ठीक है, एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन। ठीक है, एक है आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, पूरा का पूरा फ्रीडम है कि आप जो रिलीजियन चाहो एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियन ऑफ योर चॉइस, एंड इफ यू थिंक कि मेरे को कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना, नास्तिक बनकर रहना, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन। तो आप प्रोपोगेट कर सकते हो। तो प्रोपोगेट करने का मतलब आपने देखा होगा कि देर आर मेनी सच काइंड ऑफ ढिंडी बोलते हैं ना, ढिंडी जानते हो ना। यू विल सी कि वो क्या बोलते हैं, मृदंगा लेकर और वो कुछ बजाते बजाते ऑन द रोड, हाँ काइंड ऑफ अ पालकी, काइंड ऑफ अ पालकी, यस, काइंड ऑफ अ पालकी, रास्ते से ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। दे ऑल्सो गेट पुलिस प्रोटेक्शन, वाई? बिकॉज दे आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, दे आर डूइंग इट एज पर आर्टिकल 25। तो ऐसे आप प्रोपोगेट कर सकते हो अपने रिलीजियन को। ठीक है, आप अलग अलग जगह जगह पे जाकर, चौराहे पे जगह जाकर, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन प्रीच अबाउट योर रिलीजन एंड इट इज नथिंग रॉन्ग टू डू। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। हाउएवर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आता है, दैट इज in the name of propagation you cannot do forced conversion. Forced conversion is a crime. ठीक है, फोर्स्ड कन्वर्जन क्या है? ये क्राइम है। तो ये आप प्रोपोगेशन के नाम पर फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करवा सकते किसी का भी। ठीक है ना, सो ये आर्टिकल 25 में आता है ना। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 इज रिलेटिंग टू कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, ये लोग क्या है कि प्रोपोगेशन करने के लिए दे कैन बाय सम एसेट्स which can be either movable और immovable। मूवेबल एसेट्स खरीद सकते हैं और इमूवेबल एसेट्स खरीद सकते हैं। मतलब क्या? जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर के नाम पे जो है जगह खरीदी जा सकती है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया जा सकता है, ये कौन से कैटेगरी का हुआ? इमूवेबल।
उसी तरह मंदिर के नाम पे गाड़ी की भी खरीदी जा सकती है। गाड़ी हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो बिल जो बनेगा वो किसके नाम पे बनेगा? किसी एक इंसान के नाम पे नहीं, ठीक है। इट विल बी मेड इन द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जितने भी है ना, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो लोगों से डोनेशन लेते हैं, ठीक है, सो दे आर हैविंग मनी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मनी दे कैन बाय सम एसेट्स in order to propagate their religion. They can buy assets movable or immovable is according to article 26, ठीक है। उनके नाम पे खरीदी जा सकती है। I didn't get article 26। तो इसमें क्या है कि like if you, let's say कि you are a priest, ठीक है, and someone has donated you a land, a big area of land, 1 एकड़ लैंड आपको दे दिया किसी ने, ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ डोनेशंस, 1 करोड़ आपको डोनेशन मिल गया है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मनी यू कैन गो एंड बाय सम एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? बिल्डिंग्स, ठीक है। और मतलब देखो, चलो ये कॉमर्स का टर्म है वैसे। एसेट्स मतलब बिल्डिंग हो सकता है। एसेट्स का मतलब एनीथिंग दैट यू आर ओनिंग, लाइक योर मोबाइल फोन इज ऑल्सो एन एसेट, योर लैपटॉप इज ऑल्सो एन एसेट, so something like that. So assets are generally classified into two parts. One is immovable, like buildings, land, etc. ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी। एंड मूवेबल लाइक कार, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल फोन, एसेट्रा, ठीक है। तो क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सब आपको अपने नाम पे नहीं खरीदना है, ठीक है। लेट्स से यू वांट टू बाय दिस फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ योर रिलीजियन, because you are a priest, you will not buy it in your name, in the name of Anandita. You will buy in the name of the institute that you want to form, ठीक है। लेट्स से कि some society like ISKCON, ठीक है, आई होप एवरीवन नोज ISKCON, ठीक है। तो ये एक संस्था है, तो इस संस्था के नाम पर जो है कार खरीदी जाएगी, इस संस्था के नाम पे जो है बिल्डिंग खरीदी जाएगी। हरी बात समझ में? सो दिस इज अलाउड एज पर आर्टिकल 26, ठीक है। सो रिलीजियस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब इन लोगों को, जो भी ऐसे संस्था होते हैं रिलीजियस, इनको कितने डोनेशंस मिलते हैं? करोड़ों में डोनेशन मिलता है। तो इट इज काइंड ऑफ देयर इनकम ना, बट उस इनकम के ऊपर इनको 1 पैसे का भी टैक्स नहीं भरना पड़ता, बिकॉज दे आर हैविंग आर्टिकल 27। और इसी आर्टिकल 27 के तहत अगर लेट्स से एज एन इंडिविजुअल, लेट्स से कि इंडिविजुअल लाइक सुदीप तो give some donation to such kind of institutes, so through 80G, ये एक टैक्स का वो है, बेनिफिट है। 80G के तहत जितना पैसा मैंने डोनेशन में दिया होगा वो मेरे इनकम से माइनस हो जाएगा, मेरे को उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सो लेट्स से माय इनकम इज लेट्स से 100 रुपीज इन अ ईयर, and I am paying a tax of let's say 20 rupees, then my calculation will be such कि मेरा टोटल इनकम 80 रुपीज माना जाएगा। अब मुझे इस 80 के ऊपर टैक्स भरना है। 20 रुपीज तो मैंने डोनेशन दे दिया, तो इसके ऊपर ये मेरा वैसे तो ओरिजिनली इनकम था, 100 रुपए का इनकम था, बट क्योंकि मैंने 20 इस रिलीजियस इंस्टीट्यूट को दिया है, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज माई इनकम एट ऑल, एंड आई हैव टू पे टैक्स ओनली फॉर 80 रुपीज। तो ऐसा है। तो ये कौन से तहत मिलता है? 80G, ये टैक्सेशन रूल्स में आता है, ये कोई आर्टिकल नहीं है, दिस इज अकॉर्डिंग टू टैक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मान लेते इंश्योरेंस खरीदते हो, LIC खरीदते हो, तो वो भी आपको मिलता है 80C के तहत। देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड एज 80C। अकॉर्डिंग टू 80C यू डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द अमाउंट दैट यू पे एज योर इंश्योरेंस और समथिंग। ऐसे अलग अलग डिडक्शंस होते हैं। सो मेनी ऑफ यू आर वर्किंग, यू शुड नो दिस, ठीक है। जब आप टैक्स भरते हो ये सब माइनस होना चाहिए आपके इसमें से। 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो, और 80G में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना टैक्स मतलब जितना आप यहाँ पे डोनेशन दोगे पूरा का पूरा 80G में बच जाएगा। ठीक है। सो दिस फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूट, उनको 1 पैसे का भी टैक्स नहीं भरना है, ठीक है, बिकॉज दे आर डूइंग प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन।
ठीक है। देन आर्टिकल 28, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये 25 इंपॉर्टेंट है, ओनली दिस 25 इज इंपॉर्टेंट, 26, 27, 28 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बता रहा हूं क्योंकि फ्लो में चल रहे हैं हम, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब क्या, लेट्स से, जैसे मैं अपनी स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूं, आई हैव स्टडीड इन सेंट जोसेफ्स। ठीक है, सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल। तो ये जो है सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल, देयर इज अ क्रिश्चियन स्कूल। ठीक है, अब ये जो क्रिश्चियन स्कूल है, दिस इज गवर्नमेंट एडेड, इसको गवर्नमेंट पैसा देती है, इसलिए मेरे को कभी फीस नहीं भरना पड़ा। ठीक है, मेरा फीस साल का 2000 2500 ऐसा कुछ था, इवन दो इट वाज अ वेरी गुड स्कूल। You can compare it to any big institutes that we have like bishops or something like that, but it was government aided, इसलिए साल का पूरा फीस माफ था। ठीक है, बट है क्या, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्कूल है, सो दे हैड अ चर्च इन देयर कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे स्कूल के कंपाउंड में एक चर्च था। सो एवरी फ्राइडे व्हाट यूज्ड टू हैपन, फ्राइडे को मास रहता था सुबह। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 8 to 8:45 ऐसा मास रहता था, 45 मिनट्स का। सो ऑल द क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैड टू गो देयर एंड वी हैड अ जीरो पीरियड एट दैट टाइम, हमें जीरो पीरियड दिया था। नाउ अगर हम चाहते तो हम जा सकते थे मास अटेंड करने, और अगर नहीं चाहते तो हम, हमारा वो फ्री पीरियड था, वी यूज्ड टू प्ले और वी यूज्ड टू डू समथिंग व्हाटएवर, हमारे ऊपर था। तो कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको जाकर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मानना है। क्या ये चैपल, क्या समझा नहीं, व्हाट इज चैपल? ओके, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू से इज, चर्च को चैपल कहते थे? नहीं नहीं, हमारा सेंट इग्निशियस चर्च था। ठीक है, खड़की वाला सेंट जोसेफ्स। ठीक है, द चर्च वाज सेंट इग्निशियस चर्च। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, तो क्या है कि बिकॉज आवर स्कूल वाज रिसीविंग सम फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, हेंस such school cannot force the pupil in that school to attend their religious instructions। ये जो मास है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो हमें फोर्स नहीं कर सकता। वेर एज इन स्कूल्स लाइक बिशप, ठीक है, अगर आप बिशप्स में जाओगे, हर बच्चे को बाइबल दिया जाता है, भले वो क्रिश्चियन हो या ना हो, दे हैव देयर ओन पर्सनल कॉपी ऑफ बाइबल एंड दे हैव टू सिंग द हाइम्स। ठीक है, ड्यूरिंग द असेंबली और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ऐसा है, ये आर्टिकल 28 तभी लागू होगा अगर ये गवर्नमेंट फंड से चलने वाला कोई इंस्टीट्यूट हो तो। अगर गवर्नमेंट फंड से नहीं चल रहा है, वो प्राइवेट है, फिर वो कुछ भी करेगा। बट अगर वो गवर्नमेंट से एड ले रहा है, अगर वो गवर्नमेंट के पैसे पे चल रहा है, तो दे कैनॉट कंपेल द स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी देयर चॉइस। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? सो देयर आर मेनी सच इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जैसे क्राइस्ट कॉलेज हो गया। ठीक है, सो देयर आर मेनी सच इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे ये आर्टिकल 28 लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया रिलीजियस वाला। नाउ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। दो ही आर्टिकल है, 29 एंड 30। ठीक है, आर्टिकल 29, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, मतलब क्या कि फॉर प्रिजर्विंग देयर लैंग्वेज एंड कल्चर दे कैन डू एनीथिंग। They can start their own school, they can start their museum, they can do whatever they like for preserving their language and culture.
उनका कल्चर और लैंग्वेज ताकि विलुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, इसीलिए वो लोग जो है ऐसा कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस माइनॉरिटीज? ये माइनॉरिटीज के डेफिनेशन में दो चीजें आती है, ठीक है। माइनॉरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, जिसके तहत हमारे मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, ठीक है, पारसीज आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं। ऑल दिस पीपल आर रिलीजियस माइनॉरिटीज। अदर इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बताया था मैंने एक बार, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। अब ये बेस्ड ऑन लैंग्वेज, अगर जैसे आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, जैसे वहां पे आसाम में बहुत सारे ट्राइब्स है, मणिपुर में कुछ ट्राइब्स है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में देखो दार्जिलिंग वगैरह जो साइड आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में तो वैसे तो बंगाली बोला जाता है, बट इफ यू गो टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे जो लोग रहते हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग बंगाली देयर, ठीक है, उनकी भाषा अलग है, मोर लाइक जो नेपाली भाषा है वैसे टाइप की उनकी भाषा है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है उसको गोरखा बोलते हैं, ठीक है, एंड दे आर डिमांडिंग कि वहां पे उसको गोरखा लैंड बोला जाए। वो अब वो क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल ना रहे, एंड दैट लैंड बी कॉल्ड एज गोरखा लैंड, ठीक है। तो ये जो गोरखा भाषा है, ये भी एक टाइप का क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। बिकॉज दे से कि अब वेस्ट बंगाल को लोग कैसे जानते हैं, बंगाली के नाम से जानते हैं। नो वन इवन नोस कि दार्जिलिंग और ये आसपास के जो कैलिम्पोंग नाम की एक जगह है दार्जिलिंग में, ये सारे एरिया में गोरखास रहते हैं और उनकी एक अलग भाषा है, कोई नहीं जानता। सो बेसिकली दे आर डिमांडिंग गोरखा लैंड, ठीक है, बेसिकली दे आर डिमांडिंग गोरखा लैंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 29। दे आर सेइंग कि हम क्या गलत मांग रहे हैं, आपने ही तो बोला है कि यू कैन डू एनीथिंग टू प्रिजर्व योर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो कहाँ हो रहा है वेस्ट बंगाल में, जब तक हम लोग है, नो वन इवन नोस की दार्जिलिंग में ऐसे लोग रहते हैं। एवरीवन नोस की वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर ओनली बंगालीज। तो इज समथिंग रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे एरियाज में है, आई नो अबाउट वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे एरियाज में हो सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली आर्टिकल 29 रिलेट्स टू राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। एनी डाउट्स हियर? ओके। आर्टिकल 30 इज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज to establish their educational institutes. जैसे आप मुस्लिमों का जानते होंगे कि मुस्लिम जो अपने खुद के पढ़ाई के लिए खुद बनाते हैं, लाइक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज मदरसाज या मदरासाज, ऐसे कुछ बोलते हैं। यू नो अबाउट इट? यस। ये जो मदरसाज या मदरासाज है, ये सब जो है ये आर्टिकल 30 के तहत बन रहा है, ठीक है। दे कैन कंस्ट्रक्टेड एनीवेयर, दे कैन मेंटेन इट विद द हेल्प ऑफ देयर ओन फंड्स, एंड नो वन कैन से एनीथिंग टू दैम, ठीक है, ये उनका हक है आर्टिकल 30 के तहत। ऐसे ही क्रिश्चियंस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। तो जितने भी हमारे माइनॉरिटीज है, दे कैन ऑल एस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रन देम एज एज दे लाइक। उसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा, ठीक है, स्टेट उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये इनका राइट है आर्टिकल 30 के तहत, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही उसमें मिस हो गया था, आर्टिकल 30 तो आ गया इधर। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। सो आई होप 30 तक क्लियर है सबको। एनी डाउट टिल 30? ओके, ग्रेट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। आर्टिकल 31 रिलेट्स टू लैंड राइट्स, ठीक है, लैंड से लेकर ये रिलेटेड था। तो आर्टिकल 31 जो लैंड से रिलेटेड था,
ये आज की डेट में रिपील हो चुका है. इट हैज बीन रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. अब ये है नहीं, ठीक है ना. आर्टिकल 31 जो है लैंड राइट्स जो है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इट हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, इसको लिख देता हूं, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी. So it was removed by 44th Constitutional Amendment 1978. ये निकाल दिया गया है. ठीक है, कौन से ईयर में? 1978 में. अब इसका बैकग्राउंड है कुछ, ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है. Until and unless you understand the background, you will not be able to understand what is 31A, what is 31B and what is 31C. और ये तीनों अभी भी है. तो even though 31 is repealed, 31A, B and C are there. ठीक है. So until and unless you understand what is the background of removing this, you will not be able to understand what 31A, 31B and 31C is. और इसका क्वेश्चन हाल फिलहाल में आ रखा था. This was in CDS 2 2021. ठीक है. तो क्या है कि इसका क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया. क्यों? बहुत कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता इसके लोगों को. अभी है क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो इसका. इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. जो यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने कुछ जमींदार अपॉइंट किए थे. इसका तो आइडिया है ना सबको. There were certain class of zamindars in India. Everyone knows about it. Yes. अब ये जमींदार हुआ कौन करते थे? Who are these zamindars? Basically, this is like इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम पढ़ा है ना सबने. ठीक है. इक्ता सिस्टम के हिसाब से क्या था कि एक लैंड है, इस लैंड में देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टेइंग एंड दे हैव टू पे गवर्नमेंट को टैक्सेस. ठीक है. अब ये ब्रिटिशर्स भी नवाबों से कम थोड़ी थे. अब वो थोड़ी आएंगे इनसे अपना टैक्स मांगने के लिए. ए मेरा इस हफ्ते का टैक्स दो, इस हफ्ते का टैक्स दो. हफ्ता मांगने आएंगे क्या? तो ब्रिटिश कभी नहीं आते थे. तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये पूरा का पूरा जो लैंड है एक इंसान को दे दिया. वन पर्टिकुलर पर्सन वाज गिवन दिस लैंड. और वो इंसान अपना सबसे बड़ा घर बनाता था उस जगह पे. यूज्ड टू मेक हिज होम वेरी बिग. ये जमींदार का घर है. ठीक है. इसका काम क्या था जमींदार का? अकॉर्डिंग टू जमींदारी सिस्टम, ये एकता सिस्टम तो मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था. इसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम. अकॉर्डिंग टू जमींदारी सिस्टम, इस जमींदार का रोल क्या था? ये बड़े घर में खुद रहेगा और ये जाकर सबसे टैक्स कलेक्ट करेगा. ठीक है ना. ही इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम ऑल द पीपल एंड इस टैक्स का 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा और ये खुद रखेगा 11%. राइट. ये था जमींदारी सिस्टम एट दैट टाइम. ठीक है. आप बोले सर 89 ब्रिटिश को दिया, 11 खुद रखा, तो क्या ही फायदा हुआ उसको? तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना. मॉनेटरी वाइज में ज्यादा फायदा नहीं है. 11% तो कुछ नहीं होता है. 100 रुपए का 11 रुपए है ना. 89 रुपीज वो ब्रिटिश को दे रहा है. इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जो लैंड है, ये पूरा का पूरा लैंड जमींदार के नाम पे कर दिया था. और इतना ही नहीं, ये हेरिडिटी कर दिया था. तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा ऐसे कर करके. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया में ऐसे बहुत सारे जमींदार थे जिनके बहुत बड़े बड़े घर थे. और इंडिया आर्टिकल 14 के तहत क्या करना चाह रहा है? इक्वालिटी देना चाह रहा है सबको, है ना. इंडिया बाय आर्टिकल 14 वांट्स टू गिव इक्वालिटी टू ऑल. तो क्या ये किसी भी तरीके से इक्वालिटी हुआ कि ये इतना बड़ा घर लेकर बैठा रहे जो कि उसने अपने पैसे से नहीं खरीदा? अगर वो अपने पैसे से बड़ा घर खरीदे उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट क्या ये उसका खुद का घर है? नहीं है. तो ब्रिटिश ने इसको दे रखा है और बाकी सारे गरीबों की तरफ चारों तरफ से है. ये किस बात का न्याय हुआ, किस बात की इक्वालिटी हुई? इसके वजह से क्या हुआ कि अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 1950 के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे लैंड छीनने स्टार्ट कर दिए.
ठीक है, गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्वायरिंग दिस लैंड्स फ्रॉम द जमींदार्स इन द नेम ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब तक ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी था एज आर्टिकल 31, तो क्या होता था, ये जमींदार चले जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटाता है, अरे मेरा राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया, देखो देखो मेरा घर छीन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट टेंशन में आया, यार क्या करूं यार, लॉ के हिसाब से तो गलत नहीं बोल रहा है वो, उसका फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी पे। समझ में आ रही बात? तो हुआ क्या कि जब इनसे गवर्नमेंट ने इक्वालिटी के नाम पे, आर्टिकल 14 के नाम पे इनसे जगह छीन ली, इनका जो लैंड था इतना बड़ा सा ये छीन लिया, तो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलने लगे यार राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरा राइट कैसे छीन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केसेस चलते रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ना तो इनका ये राइट रहेगा और ना तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि एक दिन में ये राइट हटा दिया। कहानी कब की सुना रहा हूं मैं, 1950 की। और इसको रिपील कब किया, 1978 में किया जाकर, राइट ना। तो इसके बीच में क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा। तो इसी के बीच में आया हमारा 31A, 31B, 31C। तो 31A सबसे पहला अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तुरंत 1951 में ही आ गया। समझ में आ रही बात? तो 1951 में आर्टिकल 31A, ये जो था फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या आया, व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने कहा, अब यहां से पढ़ो, गवर्नमेंट ने कहा सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एसेट्रा। यहाँ पे भी एसेट्रा क्यों लगा है बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एसेट्रा। मतलब अगर हम एस्टेट एक्वायर करेंगे तो कोई भी इंसान राइट टू प्रॉपर्टी जाकर क्लेम नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर। तो 5 कंडीशंस बताए गवर्नमेंट ने, जिन 5 कंडीशंस की वजह से नो पर्सन कैन गो एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जस्टिफिकेशन ये दिया, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल 14, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। दैट इज व्हाई 5 category of people cannot go and complain to the Supreme Court regarding taking away or acquisition of their estates। ठीक है ना, वो 5 कैटेगरी क्या क्या थे। पहला तो था कि इस तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा जगह रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया जमींदार का घर हो गया, तो ये सबको गवर्नमेंट एक्वायर करेगा, और गवर्नमेंट एक्वायर करके अब क्या करेगा, गवर्नमेंट खुद ले लेगा। तो फिर लोग मारेंगे ना उसको कि तुमने हमसे छीन लिया और खुद क्यों यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्रिएटेड सच काइंड ऑफ क्या बोलते, कम्युनिटी फैसिलिटीज इन दैट। ठीक है ना, उसको या तो हॉस्पिटल बना दिया, या तो उसको स्कूल बना दिया, इस तरीके से कर दिया। तो कोई बड़े बड़े स्टेट्स थे, दे वर कन्वर्टेड टू समथिंग जो कि दूसरों के भले के लिए यूज हो। ठीक है, तो कहा कि अब इक्वालिटी हुई, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल, सो आर्टिकल 14 लागू हुआ। सो इन ऑर्डर टू सेव, इसलिए सेविंग ऑफ लॉस बोला है, इन ऑर्डर टू सेव आर्टिकल 14। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव आर्टिकल 14 वी कैन एक्वायर सर्टन स्टेट्स फॉर विच दिस पीपल कैन नॉट गो एंड कंप्लेन। अब सिर्फ ऐसे जमींदारों को लैंड ही नहीं दिया था, और भी चीजें मिली थी कुछ कुछ। क्या क्या मिला था, और ऐसा हुआ था कि कुछ खान थे, जैसे कोयले का खान हो गया, ठीक है ना, ऑयल फील्ड्स हो गए, ये कुछ कुछ जो है ये ब्रिटिश लोगों ने कुछ इंडियंस को दे दिया था। ठीक है ना, कुछ इंडियंस थे ना जो ब्रिटिश की बहुत चाटते रहते थे, तो चाटने वालों को इन लोगों ने ऐसे कुछ कुछ दे रखे थे। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे एसेट्रा लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने इनसे ऐसे ही सब मतलब क्या बोलते हैं कोल माइंस या ऑयल माइंस ये सब भी छीन लिया, तो स्टिल दे कैन नॉट गो एंड क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी। अभी कब की बात हो रही है, 1951 की। तो अब तक राइट टू प्रॉपर्टी रिपील किया है क्या, नहीं किया। दे हैव नॉट रिपील्ड इट सो फार, दे जस्ट ब्रॉट इन एन अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31A कि आप इन 5 कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर वो नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। जस्टिफिकेशन क्या दिया गवर्नमेंट ने, वी आर ट्राइंग टू सेव आर्टिकल 14। क्लियर है 31A? 31A इज क्लियर? ओके, शेड्यूल्स याद है, यू रिमेंबर द शेड्यूल्स? शेड्यूल 9 क्या है,
लैंड, है ना, OLD। तो ओल्ड में L क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, राइट। अब क्या हुआ, अब आपको तो पता है इंडियंस इंडियंस है, हर चीज में वो लूपहोल्स ढूंढते हैं। अब गवर्नमेंट ने 5 कंडीशंस दिए थे कि इन 5 कंडीशंस में कोई इंसान जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंप्लेन नहीं करेगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ये 5 के सिवा दूसरे दूसरे चीजें निकालने लग गए और वो सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए, वो 5 के दायरे के बाहर। वो अपने वकील के पास गए, बड़े लोग थे ना, देवर जमींदार, सो दे वेंट टू देयर लॉयर्स एंड समथिंग, एंड उन लोगों ने क्या किया, लूप होल निकाला कि हम अपने प्रॉपर्टी को इन 5 के बाहर कैसे दिखाएं। और वो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से कि ये करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इंडिया में कोई जनरल कैटेगरी में पैदा होता है तो वो फिर भी वो SC ST का सर्टिफिकेट निकाल लेता है, कैसे, जुगाड़। तो वैसे ही ये 5 कैटेगरी के बाहर जो भी सारे कैटेगरीज थे, उन सारे कैटेगरी में उन्होंने अपना लैंड वैंड सब दिखा दिया। तो गवर्नमेंट भी चालाक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट में ही, ठीक है, उन्होंने 31B लाया इन द सेम ईयर 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट में ही उन्होंने एक और चीज लाई, बी, 31B। क्या किया, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड विच कम्स अंडर शेड्यूल 9 cannot be challenged in the court of law. Anything that is brought in the purview of land according to schedule 9 cannot be challenged in the court of law. अब क्या किया, वो 5 चीजें जो बोले थे अलग से वो तो है ही, उसके सिवाय बाकी सब कुछ शेड्यूल 9 में फेंक दिया। नाउ देयर इज नो अदर क्राइटेरिया जो कि शेड्यूल 9 के बाहर होगा। लैंड से रिलेटेड है, सब डाल दो 9 में, उठाकर फेंक दो सबको 9 में। और ऐसा लॉ लाया था 31B के तहत कि इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नो जुडिशियल रिव्यू विल बी अलाउड इन दिस। मतलब आर्टिकल 13 नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट इसके लिए, ठीक है। तो सारे चीजें जो कि शेड्यूल 9 में डाल दी थी और सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स के नहीं थे, कुछ भी रिलेटेड टू लैंड सब कुछ उठाकर फेंक दिया। अब ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा ना, कि ऐसे कैसे कर सकते हो, लैंड रिफॉर्म वाला है, सब कुछ कैसे डाल दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो बहुत सालों तक तो कुछ नहीं हुआ। 2007 में, इन 2007, ठीक है, देयर वाज अ केस। इन दिस केस, क्या केस है उससे कोई मतलब नहीं है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड कि एनीथिंग विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। अब उसको खारिज करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज अप टू अस। वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसको क्या करना है। बट ऐसा कोई लॉ नहीं हो सकता जो कि जुडिशियल रिव्यू के बाहर जाएगा। तो शेड्यूल 9 बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन ऑल्सो बी जुडिशियली रिव्यूड। आप मना नहीं कर सकते, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिससे जुडिशियल रिव्यू कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए आज के डेट में 31B का ज्यादा कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। आज के डेट में इसलिए 31B ज्यादा यूज नहीं है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि विच ऑफ द टू, उसमें ऑप्शन में 31A और 31C एक एक ऑप्शन में था। दैट वाज द एक्चुअल आंसर फॉर इट, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में भूल गया, उसका आंसर मुझे याद है कि फॉर सेविंग ऑफ लॉज विच आर यूज्ड, ऐसे ऐसे कुछ था। और कॉम्बिनेशन थे ऐसे, 31A एंड 31B, 31B एंड 31C, ठीक है। 31 अलोन, 31A अलोन, और 31A एंड 31C, ऐसा, ऐसे सम ऑप्शंस वर गिवन, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को, बट ऐसा कुछ था। समझ में आया शेड्यूल बी क्या है। तो शेड्यूल बी में गवर्नमेंट ने क्या किया, सब कुछ उठाकर जो भी लैंड से रिलेटेड था सब फेंक दिया शेड्यूल 9 में, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू कैंसिल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू होकर ही रहेगा, कोई भी चीज जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं जा सकता। व्हाई, बिकॉज इट इज बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीजों को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकता। नो वन कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन द पार्लियामेंट। इसलिए जुडिशियल रिव्यू विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी रिमूव फॉर एनीथिंग, वो रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि 2007 के बाद ये 31B का कोई ज्यादा यूज नहीं है। इज इट क्लियर। क्या हुआ, बहुत स्लो रिप्लाई आ रहे हैं। स्टार्टिंग आधा घंटा तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद बहुत धीरे हो जाते हो, क्या हो गया। ओके,
नेक्स्ट इज आर्टिकल 31C। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 31C। अब ये 31C क्या है, व्हाट इज 31C? अब इसका लैंड से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में, इट हैज नथिंग टू डू विथ लैंड। अब इसका लेना देना किससे है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक्चुअल में 35 से लेकर 51 के बीच में आता है। अभी हम लोग 35 तक नहीं पहुंचे, बट डीपीएसपी क्या है मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ कि डीपीएसपी होता क्या है। डीपीएसपीज आर, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब स्टेट का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया ना, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, फॉर द पीपल, इट हैज टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो भी चीजें लिखे गए हैं उसी आधार पर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अपने लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, तो इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग पॉलिसीज। क्या ये ब्लूप्रिंट है पॉलिसीज बनाने का? ठीक है, तो इसमें एक आता है 39, आर्टिकल 39। उस 39 में एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39A बोलता है कि गवर्नमेंट विल स्टॉप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, आर्टिकल 39A क्या बोलता है? गवर्नमेंट विल स्टॉप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। और आर्टिकल 39B क्या बोलता है? आर्टिकल 39B बोलता है कि इक्वालिटी विल बी गिवन इन जस्टिस, ठीक है, रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमारे प्रियम्बल में था। ठीक है ना, प्रियम्बल में पढ़ा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, उसमें था टू गिव इंडिया द जस्टिस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो बी है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड जस्टिस टू ऑल द सिटीजन। तो ये है आर्टिकल 39A और बी। अब ये दोनों को करने के लिए गवर्नमेंट को अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना भी पड़ा तो भी कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता ये बोलकर कि मेरे साथ तो इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, अगर 39 को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़े, कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े जो कि क्लियरली दिख रहा है सबको कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट फिर भी इंसान जो है कोर्ट में नहीं जा सकता ये बोलकर कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन तो क्लियर समझ आता है कि जो जनरल वाला है वो बेचारा यहाँ पे 150-200 नंबर लेकर आता है, फिर भी उसका नहीं होता सिलेक्शन कहीं। और जो SC ST वाले होते हैं इनको 50-60 मिल जाते तो भी हो जाता है। सो क्लियरली दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन है। बट क्या हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट 39 से चमाट मारकर भेज देगा आपको। ठीक है, बोलेगा कि यहाँ पे हम लोग सोशल जस्टिस कर रहे हैं, वी आर डूइंग सोशल जस्टिस विद द पीपल। ठीक है ना। और अभी एक और निकला है ना, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% का रिजर्वेशन है। EWS 10% रिजर्वेशन फॉर देम। फिर से आप जाओगे उनके पास, बोलोगे कि अरे उनको भी रिजर्वेशन दे दिया, तो फिर से चपाट मारेगा, बोलेगा इकोनॉमिक देखो इधर, जस्टिस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक। ठीक है, पॉलिटिशियंस के बेटे को जो है रिजर्वेशन ऐसे तो नहीं मिलता, बट उनका हर जगह पे दाखिला हो जाता है। यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे फिर से चमाट मार के भेजेंगे, देखो पॉलिटिकल। अरे बस समझ में। So it has no scope of going to the Supreme Court according to Article 31C। 31C के तहत आप ऐसे चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा नहीं खटखटा पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो इट मीन्स सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए देयर विल बी सम सेविंग ऑफ लॉज, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कैसे आया था? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। This came into effect, ये 31C, it came into effect with 25th constitutional amendment in the year 1971। ठीक है ना, it means implementation of socialist directive principle according to 31A, नहीं 39A, sorry, 39A and 39B।
that shall not be treated as कॉन्ट्रावेंशन टू आर्टिकल 14 एंड 19। 14 एंड 19 के तहत आप वहां पे इक्वालिटी नहीं मांगने जा सकते। और यू कैन नॉट इवन से इट। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो क्या कि मेरे साथ अन्याय हो गया? यू विल से कि मेरा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भी दबा दिया। 14 और 19 से यू कैनॉट क्लेम कि मैं जो है मैं सही काम कर रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि मेरा 14 छीन लिया गया, इक्वालिटी नहीं दे रहे। और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है। ये दोनों जो है ये दोनों आपसे छीन लिए जाएंगे इस केस में, जब 39A और 39B को लागू करना होगा तब। क्लियर है? क्लियर है यार? देखो ऐसा है ना कि जब रिस्पॉन्स लो हो जाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। ठीक है, सो डू यू वांट मी टू स्टॉप और कंटिन्यू? देखो मैं तो क्या है कि पूरा पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को अच्छे से याद है सब। बट देन उसका फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि बस हमने पढ़ लिया और याद नहीं हुआ। इफ यू फील कि वी शुड स्टॉप, यू टेल मी, टुमारो विल कंटिन्यू। इसके बाद का टॉपिक और हैवी है, आर्टिकल 32। Those who want to continue press 5, those who want to stop press 0। क्या बात है, चलो वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू आर्टिकल 32 पे। 50, अरे क्या बात है, ठीक है। सो आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी ने छीन लिया, इतने देर से हम क्या बात किए जा रहे हैं कि अगर हमारा छीन लिया तो हम कोर्ट जा सकते हैं, छीन लिया तो कोर्ट जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर 31A, 31B एंड 31C। इनके सिवाय बाकी सबके लिए तो आप कोर्ट जा सकते हो ना। हरी बात समझ में? ये तीन के सिवाय बाकी सारे अगर फंडामेंटल राइट्स आपके कभी भी छीन लिए जाते हैं, यू कैन गो टू द कोर्ट। तो बाय व्हाट प्रोविजन कैन यू गो टू द कोर्ट? कोर्ट में आप जाकर क्या शिकायत करोगे? बोले कौन से आर्टिकल से आया तू इधर, है ना? सो फॉर दैट वी शुड नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीनता है तो आप जा सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्रॉल नहीं करना पड़ेगा कि पहले सेशन कोर्ट जाऊंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, फिर वहां से हाई कोर्ट जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी ने छीना, इमीडिएटली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस स्मॉल कोर्ट्स। ठीक है ना? तो ये कहां से मिला आपको अधिकार? आर्टिकल 32 से। तो आर्टिकल 32 को इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी कहते थे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस केम इन NDA, है ना? अभी अभी रिसेंटली अभी के पेपर में आया था, NDA 2 2021, राइट? तो ये जो है ये और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये CDS में भी आया था 2019 में। इट केम इन CDS पेपर ऑल्सो एंड इट कम्स इन ये क्या बोलते हैं FCAT एग्जाम ऑल्सो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको रट लेना। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं आर्टिकल 32 के बारे में? इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इफ अ पर्सन इज bereft of his fundamental rights, he can directly go and approach the apex court of India, highest court of India, that is Supreme Court। ठीक है। अच्छा, मैं ये बोलना भूल गया ना फाइनली, कि ये तो मैंने बता दिया 31A, 31B और 31C तो बता दिया। तो व्हाट हैपेंड इज बाय द टाइम 1978 केम, इंडियंस हैड फाउंड मोर सच काइंड ऑफ लूप होल्स। ठीक है, इंडियंस ने और लूप होल्स निकालने स्टार्ट कर दिए, इधर से उधर से किसी ना किसी तरीके से। उनका जब प्रॉपर्टी छीना जाता, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, राइट टू प्रॉपर्टी किसी ना किसी तरीके से लेकर ही आते। अरे बात समझ में? तो 78 आते आते गवर्नमेंट तंग आ गया, बोला कि यार, और सुप्रीम कोर्ट भी पागल हो गया। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोला या तो मैं ये देखूं या बाकी केसेस देखूं। आए दिन तुम किसी का प्रॉपर्टी छीनते हो और वो मेरे पास आ जाते हैं, यार क्या मजाक चल रहा है? तो गवर्नमेंट ने किया क्या? ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया। अब ये है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आर्टिकल 31 एम्प्टी है। ठीक है ना? 31A है, 31B है, 31C है, बट आर्टिकल 31 एम्प्टी है। और इसको हटाकर क्या किया?
इसको हटाकर बना दिया एक लीगल राइट। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल राइट? इफ यू हैव पेड फॉर अ प्रॉपर्टी, देन भले ही आप कैसे भी सोशल स्ट्रक्चर के हो, भले ही आप भिखारी क्यों ना हो, कोई घर है 1 करोड़ का और आपके पास पैसा है, जैसे भी आपने बनाया होगा, आप कहीं पे जाओगे 1 करोड़ दोगे तो वो घर देने पे वो बाध्य है। ही कैन नॉट से कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, शक्ल खराब है तेरी, जा भाई यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज योर लीगल राइट। ठीक है, इफ यू कैन पे यू कैन हैव द प्रॉपर्टी। तो अभी इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया है। अभी ये एज अ फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी ये आर्टिकल 300A है। ठीक है। तो अगर लेट से ऐसा कभी हुआ, लेट से ऐसा कभी हुआ कि कोई मान लेते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर में बहुत नीचे है, शूद्र है वो एकदम, और वो किसी प्रॉपर्टी के डीलर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे को घर खरीदना है। बोलता है नहीं नहीं तेरे बाजू में कौन रहेगा, मेरे बाकी घर नहीं बिकेंगे, तू भाग यहाँ से। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, होता है ऐसा। ठीक है ना, ऐसा होता है। पैसा है, बट क्या है कि उसको जो कंस्ट्रक्शन का जो ओनर है वो उसको घर नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको देखकर आसपास के घर नहीं बिकेंगे। ऐसा बोलकर अगर उसको भगा दिया, अब वो बेचारा क्या करेगा? फंडामेंटल राइट तो है नहीं अब उसके पास, ये अभी लीगल राइट बन चुका है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब वो किधर जाएगा? सो फॉर दैट, इसीलिए मैं अभी इसको कनेक्ट करने वाला हूँ ये आर्टिकल 32 से। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। इफ एनी ऑफ योर राइट इज टेकन अवे, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि राइट्स कितने कैटेगरीज के होते हैं। राइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स में से लीगल राइट्स या एनी अदर राइट्स वॉट एवर इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में केवल 14 से लेकर 30 तक के राइट्स आएंगे। ठीक है, इसको ही फंडामेंटल राइट बोलते हैं। इसके सिवाय कोई दूसरा राइट आपको दिया है गवर्नमेंट ने, वो सब ऑर्डिनरी राइट्स है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली नाउ। You can approach the Supreme Court only for fundamental rights. फंडामेंटल राइट के सिवाय आप किसी दूसरे ऐसे मेरे को प्रॉपर्टी वाला जो है पैसे देने के बाद भी घर नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो इंसान है जिसके पास पैसा रहने के बाद भी उसको घर नहीं दे रहा है कोई, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक है ना। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 होता है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 होता है। दिस इज writs ऑफ हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाय हाई कोर्ट। ठीक है, writs ऑफ हाई कोर्ट। इसमें दोनों चीज के ऊपर आप जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो भी जा सकते हो, अगर आपका ऑर्डिनरी राइट छीना जाता है तो भी जा सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि writs के मामले में कौन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या हाई कोर्ट का डोमेन बड़ा है, तो आंसर इज हाई कोर्ट। जनरली लोग सुप्रीम कोर्ट करके आते हैं और बड़े खुश होते हैं। सर क्वेश्चन आया था ब्रिट्स का, मैं क्या किया, हाई कोर्ट मार्क कर दिया सर। वेरी गुड, नहीं करना था। समझ में आ रही बात? तो ब्रिट्स के मामले में हाई कोर्ट का डोमेन बड़ा है, बिकॉज वो ऑर्डिनरी राइट्स भी सुनता है, फंडामेंटल राइट्स भी सुनता है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट सुनता है। क्लियर है? दोनों के दायरे अलग अलग है, बड़ा दायरा हाई कोर्ट का है। एनी डाउट्स? ओके, नाउ कमिंग टू writs. Writs are present with only two courts. One is Supreme Court, one is High Court. It is present with Supreme Court by Article 32. Article 32 के तहत writs of हाई सुप्रीम कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट के पास 226 है। ठीक है, आर्टिकल 226। writs of सुप्रीम कोर्ट are limited, whereas writs of high courts are broad. ठीक है। In case of Supreme Court's
writs, it relates only to fundamental rights. In case of high court, it is broad, hence it is related to fundamental rights as well as ordinary rights. Clear है यहाँ तक? Any doubts? तो इसका मतलब अगर वो इंसान जिसके पास पैसे है लेकिन उसको प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी दे नहीं रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी खरीदना है तो किसके पास जाएगा? वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, ऑर्डिनरी राइट्स में अपना पिटीशन फाइल करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया है अभी, राइट टू प्रॉपर्टी को। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस केम इन एफकेट दिस टाइम, अगस्त वाले अटेम्प्ट में ये एफकेट में आया था, कोई एक शिफ्ट में, मेरे को शिफ्ट नहीं याद है, कि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट से हटा दिया है तो वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इट हैज बिकम। अभी वो कहां पे डाला गया है? तो वो 300A में डाला गया है, ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो इज एफकेट का क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? क्लियर सो फार? ओके, सो आई थिंक वी शुड नाउ स्टॉप, काफी हो गया। कल हम लोग सारे व्रिट्स पढ़ेंगे एंड टुमारो विल आल्सो सी द डीपीएसपी। अच्छा सुनो सुनो, एक बात सुन लो,